हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी में आगे के क्रम में कल हम लोग कोशिका भित्ति पढ़े थे, सेल वॉल। दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है जीव द्रव्य, जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य ये किसी भी जीव की कोशिका द्रव्य में विद्यमान होता है। ये जीव उत्पन्न करने की एबिलिटी रखता है। अब इसके जीवन इतिहास, डिस्कवरी के बारे में, इतिहास हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लें हम। जीव द्रव्य सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्टी, वैज्ञानिक है कोर्टी, ने जीव द्रव्य को देखा था। समझ नहीं पाया कि क्या है, लेकिन सबसे पहले ये जीव द्रव्य को देखा था। तो देखने का कार्य फर्स्ट सीन कोर्टी इन लिविंग सेल प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले कोर्टी ने जीव द्रव्य को देखा था 1772 ईस्वी में। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं 1835 में, फेलिक्स डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसको कहा कि ये सारकोड है। क्या है? सारकोड नाम दिया था। तो सारकोड नाम देने का कार्य जो है फेलिक्स डुजार्डिन ने किया था, खोज का श्रेय सारकोड के रूप में। 1840 ईस्वी में जेई पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक, इसको पुरकिंजे के नाम से जानते हैं, इसको जीव द्रव्य नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। तो प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया था? पुरकिंजे ने। और सारकोड नाम डुजार्डिन ने। और देखा था किसने? कोर्टी ने। 1846 ईस्वी में ह्यूगो वान मोहल ने प्लांट सेल, पादप कोशिका में इसको सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था, जीव द्रव्य के रूप में इसका समर्थन भी किया था। 1868 ईस्वी में जे.एस. हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कहा था। तो जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? इसको शॉर्ट में हम जे हक्सले कहते हैं। तो जे.एस. हक्सले 1868 ईस्वी में। 1892 में ओ हर्टविग ने प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी, जीव द्रव्यिक सिद्धांत दिया था, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दिया था हर्टविग ने, जिस थ्योरी पर ये जीव द्रव्य कार्य करके जीवधारियों का निर्माण करता है या निर्माण करने में भाग लेता है। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के भौतिक गुण। तो जीव द्रव्य देखने से बाहर से यह लसलसा होता है, इसका रंगहीन कलरलेस होता है, जेली सदृश पदार्थ है। इसमें यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यह कार्बनिक, ऑर्गेनिक को क्या कहते हैं? कार्बनिक, और इनऑर्गेनिक को क्या कहते हैं? अकार्बनिक। तो यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और इसमें गैस जो होती हैं, तो कार्बनिक, अकार्बनिक और गैसों का सलूशन होता है, ये घोल होता है, इसमें मिला होता है। आगे इसमें प्रोटीन अणु माइसिलेज के रूप में दिखाई देते हैं। प्रोटीन अणु किस रूप में? माइसिलेज के रूप में होते हैं। यही कारण है कि जीव द्रव्य जो है ग्रेन्यूलर, दानेदार, फाइब्रिलर, तंतुमय, रेटिकुलर, जालिकावत एवं इलास्टिक, लचीला होता है। इस तरह से जीव द्रव्य ग्रेन्यूलर, दानेदार, फाइब्रिलर, तंतुमय, रेटिकुलर, जालिकावत और इलास्टिक, लचीला होता है। अब जीव द्रव्य के कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य के कार्बनिक यौगिक, तो इसमें सबसे पहले प्रोटीन आता है। क्या आता है? इसमें जीव द्रव्य में सबसे पहले प्रोटीन की इकाई हम लोग जानते हैं कि अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? एमाइनो एसिड होता है। ये जीव द्रव्य का ढांचा बनाने में कार्य करता है। कार्बन, हाइड्रोजन, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं, इसके यौगिक इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस होता है। और इसके साथ विद्यमान जो है इसमें मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है, आयरन भी होता है। ठीक है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन इत्यादि तत्वों से मिलकर बना होता है।
कार्बोहाइड्रेट जिसकी इकाई सैकेराइड होती है, इसकी इकाई क्या होती है? सैकेराइड। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके मिलने का अनुपात 1:2:1 का होता है। ये इस अनुपात में ही पाए जाते हैं। ये शर्करा और मंड के उदाहरण, जैसे शर्करा और मंड के उदाहरण कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। एनर्जी देने का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में टूटकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेकर ऊर्जा देने का कार्य करता है कोशिका को। आगे के क्रम में बसाएं फैट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फैट्स ये रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर, कमरे के तापक्रम पर जो होता है सॉलिड होता है, और यही यदि लिक्विड होता है तो उसको आयल कहते हैं। फैट नहीं, क्या कहते हैं? आयल कहते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन इनके तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके यह जो है बसाएं जो है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल मेम्ब्रेन को कोशिका कला, माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इनके निर्माण में भाग लेती हैं बसाएं। क्या करती हैं? भाग लेती हैं। अब बसा जो है प्रोटीन के साथ मिलकर के, बसाएं जो है प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के एक जटिल यौगिक बनाती है, लिपोप्रोटीन। लिपिड धन प्रोटीन बराबर लिपोप्रोटीन, जो इनके सेल मेम्ब्रेन वगैरह निर्माण में भाग लेती है। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या आता है? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहले प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। दोज टाइप ऑफ एसिड विच इज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ऐसे अम्ल जो केंद्रक में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दो रूपों में होते हैं। कितने रूपों में? दो, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल दो जो होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल हैं। डीएनए ये द्विसूत्री होता है और आरएनए क्या होता है? एक सूत्री होता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करता है, और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब आगे के क्रम में रेगुलेटरी मटेरियल, नियामक पदार्थ, रेगुलेटरी सब्सटेंसेज जो कंट्रोल करते हैं बॉडी एक्टिविटी, इसके अंतर्गत आता है विटामिन्स, हार्मोन, रिस्पायरेटरी पिगमेंट इत्यादि, श्वसन रंजक आदि पाए जाते हैं। अब विटामिन शब्द का प्रयोग फुंक ने दिया था। 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द की खोज किसने किया था? फुंक ने। और विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। हार्मोन हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और ये हमारे शारीरिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट जैसे श्वसन रंजक, जैसे हीमोग्लोबिन Hb है, यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है और HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जिसको प्योर ब्लड कहते हैं। और यही हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जिसको अशुद्ध रुधिर कहते हैं। इस तरह से रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता रहता है श्वसन क्रिया में। तो इस पिगमेंट को रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। कल हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल पढ़ेंगे। बस।